हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि अपना टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन। अब आप सभी को पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। जब संविधान लागू हुआ था उसके तुरंत बाद इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था सोच समझ के बनाया गया था, लेकिन फिर भी क्या है, परिस्थितियां और आवश्यकता के अनुसार क्या है, इसमें संशोधन की रिक्वायरमेंट पड़ती गई। तो हमारा जब संविधान बना उसके बाद में इसमें रिक्वायरमेंट पड़ी संशोधन की। अब ये संशोधन कैसे होगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो सारी प्रक्रिया हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा संविधान ना तो ज्यादा रिजिड है यानी कठोर है, ना तो हमारा संविधान क्या है ज्यादा कठोर है, और ना ही हमारा संविधान क्या है ज्यादा फ्लेक्सिबल है यानी लचीला है। तो फिर क्या है? तो फिर हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान दोनों का मिक्सर है। क्या है? दोनों का मिक्सर। कठोर कैसे? कि इतना भी कठोर नहीं है कि जो आवश्यक चीजें हों वो भी हम इसमें संशोधन नहीं कर पाए, जो आवश्यक संशोधन हो वो भी ना कर पाए, इतना भी कठोर नहीं है। और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी गवर्नमेंट, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट आई और वो अपने मन मुताबिक इसमें चेंजेस करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती। तो इतना न तो अपना संविधान कठोर है और नहीं लचीला है। दोनों का रीजन बता दिया कि कठोर का मतलब कि इतना कठोर नहीं है कि इसमें संशोधन किया ही नहीं जा सके, जो आवश्यक चीजें हैं वो भी हम इसमें संशोधित नहीं कर सके, और ना इतना फ्लेक्सिबल है कि जो भी गवर्नमेंट आए अपने मन मुताबिक इसमें कोई भी अमेंडमेंट कर दे, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा संविधान क्या है? दोनों का मिक्सर है। अब कठोर की तुलना हम किससे करते हैं? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी अमेरिका के संविधान से क्या करते हैं हम? इसकी कठोर की तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, यानी उसमें इतना आसान नहीं है संशोधन करना। वो क्यों नहीं है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक लचीला किसका है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला है, यानी उसमें संशोधन इजीली हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि हमारा संविधान कठोर और लचीले दोनों का मिक्सर क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन किया भी जा सकता है, और इतना आसान भी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट आए और अपने हिसाब से इसमें मन मुताबिक संशोधन कर दे, इतना इजी भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारे संविधान में जो संशोधन की बात कही गई है वो आर्टिकल 368 में कही गई है। किसमें? 368 में की गई है। और ये 368 किसमें है? संविधान के भाग 20 में। किस भाग में? भाग नंबर 20 में है आर्टिकल 368। इसके तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्तियां दी गई है, यानी इस आर्टिकल के तहत संसद क्या कर सकती है? संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। चाहे उसको वो हटा सकती है, या कुछ इसमें आर्टिकल ऐड कर सकती है, या फिर इसको संशोधित कर सकती है यानी अमेंड कर सकती है। लेकिन इसमें क्या है, चाहे आप इसमें मूल अधिकार हो, मूल अधिकार भी चेंज कर सकती है, चाहे वो इसकी प्रस्तावना क्यों नहीं हो, प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल है उसको भी चेंज कर सकती है। संसद को इतना अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में भी चेंजेस कर सकती है, प्रस्तावना में भी चेंज कर सकती है, और नीति निर्देशक तो डीपीएस भी है, डीपीएस भी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनमें भी अगर वो चेंजेस करना चाहे तो चेंज कर सकती है, या किसी पार्ट को, किसी अनुच्छेद को हटाना चाहे तो वो हटा सकती है। लेकिन एक काम नहीं कर सकती, वो क्या है? इसके बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे में संसद क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। अब ये जो मूल ढांचे वाला है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट कब आया? जब केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार जो केस था उसका रिजल्ट आया था कभी? जो केरल सरकार के खिलाफ किया था इनिशियली उन्होंने केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाला था। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार जो केस था उसका रिजल्ट आया था कभी? 24 अप्रैल 1970। कब आया था रिजल्ट? 24 अप्रैल 1973 को जब रिजल्ट आया था तब
उस डिसीजन जजमेंट आया था, उस जजमेंट में क्या बोला गया था कि संसद को सब अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर दे, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे वो प्रस्तावनाएं क्यों न हो, सब अधिकार है संसद को। लेकिन संसद को एक अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो संसद संविधान के बेसिक स्टेप से यानी मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को जब जरूरत पड़ेगी टाइमली, उस टाइम पे क्या करेंगे, टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। एक दो बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारा क्या है, लोकतंत्र है, ये एक मूल ढांचा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये मूल ढांचा। ऐसी लंबी लिस्ट है जो संसद से सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इसको बताया है कि सरकार को। तो ये हो गए हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, संविधान संशोधन किसमें दे रखा है, आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 किस पार्ट में है, भाग नंबर 20 में है। और इसमें क्या है कि संविधान में क्या नहीं कर सकती, संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो संविधान संशोधन होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी जो प्रोसेस है वो क्या होगी, किस प्रोसेस के तहत संविधान संशोधन हो सकता है। अब मैंने एक लाइन बोली थी कि संविधान संशोधन के लिए संसद को क्या अधिकार है, आर्टिकल 368 के तहत संसद मतलब पार्लियामेंट को ये अधिकार है। तो मतलब संविधान संशोधन कौन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद कर सकती है। तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि ये संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा। तो संविधान संशोधन जो विधेयक है या बिल है वो किस में लाया जाएगा, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन बिल लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं, लेकिन किसमें नहीं ला सकते, राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद में। राज्य विधानमंडल लिख देता हूं मैं, दोनों आ जाएगी, विधान परिषद और विधानमंडल। इसमें क्या नहीं कर सकते आप, ये बिल नहीं ला सकते। संविधान संशोधन का बिल किसमें लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में लाया जा सकता है, लेकिन किसमें नहीं लाया जा सकता, राज्य की विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। दूसरा ये चीज याद रखना, संविधान संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को। संसद में क्या आ गया, राज्यसभा और लोकसभा, इसको नहीं है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। अब दूसरी बात है कि ये बिल लाएगा कौन, तो ये बिल या तो कोई मंत्री ला सकता है या फिर गैर सरकारी सदस्य। कौन, गैर सरकारी सदस्य। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि गैर सरकारी सदस्य क्या होता है, ये कोई कहीं ऐसा तो नहीं हो जो सर्विस कर रहा हो वो व्यक्ति सरकारी और गैर सरकारी, उससे आप इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करो, नहीं। जो मंत्री होते हैं, जो संसद में जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, सरकारी सदस्य होते हैं। मंत्री के अलावा जो सांसद बच गए वो सभी क्या होते हैं, गैर सरकारी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, गैर सरकारी सदस्य। तीसरी बात, इस बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति सहमति देगा तब ये बिल लाया जाएगा। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। पूर्व सहमति की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति पहले सहमति देगा तब ये बिल लाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है ये जो बिल लाया जाएगा, ये जो संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा वो दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, अलग अलग पारित होना चाहिए। दोनों सदन कौन से, राज्यसभा और दूसरा क्या हो गया, लोकसभा। दोनों में क्या होना चाहिए, अलग अलग पारित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कैसे पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत द्वारा। कैसे, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत क्या होगा, एक तो विशेष बहुमत जब आता है, विशेष बहुमत कॉन्सेप्ट जब आता है तो क्या होगा, एक तो जो दोनों सदनों की जो टोटल संख्या है, जैसे राज्यसभा की संख्या कितनी है 245, लोकसभा की कितनी है 545, तो इसका आधे से एक ज्यादा तो होना चाहिए। यानी अगर ये बिल आएगा तो इसमें कितना चाहिए, आधा कितना हो जाएगा 123 और इसका आधा कितना हो जाएगा 273। इतने सांसद इस बिल के पक्ष में वोट देंगे पहले तो। इसके बाद क्या होगा, विशेष बहुमत के लिए दूसरी शर्त क्या है, अगर जिस दिन बिल लाया गया, मान लो बिल जिस दिन लाया गया उस दिन राज्यसभा में मान लो 150 आदमी बैठे हैं, कितने हैं 150 सांसद ही बैठे हैं,
और लोकसभा में मान लो 300 आदमी बैठे। मैं इजीली बता रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेट सही कर सको। आप अपने हिसाब से देख सकते हो 2/3 कैसे निकाला जाता है। इसका 2/3 और इसका भी कितना 2/3। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 यानी 100 लोग, और इसमें कितना हो जाएगा 200, यानी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी जो लोग जो सांसद इस उस समय जब बिल लाया गया उस समय उपस्थित है लोकसभा और राज्यसभा में, साथ ही साथ वो वोटिंग कर रहे हैं, तो कितने होने चाहिए। मान लो कि हमने एग्जांपल लिया 150 आदमी राज्यसभा में है, 150 सांसद राज्यसभा में उपस्थित है, तो उनका 2/3 कितना हो गया 100 आदमी इस बिल के 100 सांसद इस बिल के पक्ष में वोट देने चाहिए। दूसरा, लोकसभा में कितने सांसद 200 सांसद इस बिल के पक्ष में वोट देने चाहिए, तब ये बिल क्या होगा पास होगा। कहां से, राज्यसभा से और लोकसभा से। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि मान लो लोकसभा में ये बिल पास हो गया और राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ। तो नॉर्मल जब विधेयक लाया जाता है ना, उसमें क्या होता है, अगर लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो, मान लो कोई कृषि विधेयक लाया और कुछ विधेयक लाया, ऐसे नॉर्मल विधेयक अगर लोकसभा में पास हो गया राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति क्या कर देता है, दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग बैठा लेता है, यानी संयुक्त बैठक बुला लेता है। और संयुक्त बैठक में क्या होता है, लोकसभा को फायदा होता है। कैसे, दोनों की मान लो संयुक्त बैठक बैठा ली, 245 यहाँ है, 545 यहाँ है, कितना हो गया टोटल 790, और इसका हाफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 395 के लगभग हो गया। तो 395 लोगों ने अगर इसके पक्ष में वोट दे दिया तो वो बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। और वैसे कितना चाहिए था, देखो इसका हाफ से अधिक, इसका हाफ से अधिक और अवेलेबल है, उनका क्या है 2/3। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो राज्यसभा में पूरे 245 उस दिन जिस दिन बिल लाया गया 245 पूरे अवेलेबल है, तो कितना चाहिए 245 का 2/3 यानी लगभग कितना 163 वोट चाहिए। कितना चाहिए 163 इस बिल के पक्ष में वोट चाहिए। अगर मान लो लोकसभा में 545 पूरे बैठे हैं तो उस दिन कितना चाहिए, ये 363 वोट चाहिए। कितना चाहिए 363, और लोकसभा कितने, राज्यसभा कितना चाहिए 163 वोट चाहिए, तब ये बिल पास होगा। समझ में आ गया विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा की जो टोटल संख्या है उसका आधे से ज्यादा। दूसरा, जिस दिन ये बिल लाया गया है लोकसभा में उस दिन जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 और राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, वो वोट इसके पक्ष में आने चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह प्रावधान नहीं है कि आप ज्वाइंट सीटिंग बैठक में, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। नॉर्मल विधेयक में राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुला लेता है और संयुक्त बैठक में जो बंदे अवेलेबल है उसका आधे से एक ज्यादा वोट मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। जैसे देखो इसमें कितने 100 बंदे थे, इसमें 200 है, टोटल कितना, इसमें 300 और इसमें 150 है, तो टोटल 450 हो गए, इसका आधे से एक ज्यादा हो गया तो वो बिल संयुक्त बैठक में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप संयुक्त बैठक बुला लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना कि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है, अगर मान लो संविधान में जो संशोधन हो रहा है, मान लो वो इसकी संघीय व्यवस्था से संबंधित है, यानी जो राज्य और जो केंद्र है दोनों से रिलेटेड हो, संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था से हो, यानी फेडरल सिस्टम से, अगर कोई फेडरल सिस्टम से रिलेटेड कुछ हो, संघीय व्यवस्था से कोई संबंधित बिल हो, तब क्या चाहिए, तब विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत आपको बता दिया कि क्या है, टोटल अवेलेबल का 2/3 एंड जो टोटल संख्या है उसका आधे से एक ज्यादा, तो इसमें विशेष बहुमत तो चाहिए। अगर मान लो ऐसा विशेष इसमें राज्य भी जुड़े हो, जैसे मैंने बताया संघीय व्यवस्था संबंधित है, तो विशेष बहुमत चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए, जितने राज्य हैं हमारे, अभी कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं, तो उनके आधे राज्यों की कॉन्सेंट मिलनी चाहिए, यानी आधे राज्यों से क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति। कितने से, आधे यानी 28 है तो इसका आधा कितना हो गया 14 राज्यों से क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए। और वो स्वीकृति कैसे होगी, जब 14 राज्यों की विधानसभाओं में अगर ये बिल जाएगा तो चाहिए क्या, मान लो टोटल कितने स्टेट है, 28 राज्य, 28 राज्यों में ये बिल भेजा जाएगा और मान लो 14 राज्यों ने इस बिल को पास कर दिया
और बाकी ने नहीं पास किया, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है कि वो पास करेंगे तब ये बिल पास होगा। अगर 14 ने सहमति दे दी तो मतलब ये जो फॉर्मेलिटी है पूरी हो गई, और ये संविधान संशोधन क्या माना जाएगा कि ये बिल क्या माना जाएगा, ये बिल पास माना जाएगा। अब 14 राज्यों में कैसे होगा, तो जो 14 राज्य हैं उसमें क्या है, मान लो जैसे राजस्थान में बिल गया, राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में उस समय 150 आदमी बैठे हैं। कितने हैं? 150। वैसे टोटल स्ट्रेंथ है 200। 150 आदमी, 150 एमएलए उस समय विधानसभा में बैठे हैं, और ये बिल उस समय गया, तो उसमें कितना चाहिए? 150 का आधा कितना हो गया? 75 प्लस 1 जोड़ दो, यानी 76 एमएलए ने इसके पक्ष में अगर वोटिंग कर दी तो ये बिल क्या माना जाएगा? राजस्थान विधानसभा से पास माना जाएगा। यही बाकी स्टेट्स के लिए है। अगर इसमें कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए, साधारण बहुमत मतलब जो प्रेजेंट है वोटिंग है, यानी जो जिस समय बिल आया उस समय कितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कितने की, उसमें से एक ज्यादा, उनका आधे से एक ज्यादा। जैसे मैंने बताया राजस्थान में अगर उस समय 150 विधायक बैठे हैं तो आधा कितना हो गया? 75 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 76 विधायक ने इसके पक्ष में अगर वोट दे दिया तो वो बिल क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। और ऐसा अगर 14 राज्य ने दे दिया तो बाकी राज्यों को वेट करने की जरूरत नहीं है, वो बिल ऑलरेडी क्या माना जाएगा? पास हो गया। चाहे 14 राज्य इसमें कोई कुछ जवाब दे ना दे, कुछ भी इसका रिप्लाई दे ना दे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आई, पहला क्या था कि संसद के दोनों सदनों में बिल लाया जा सकता है। कौन लाएगा? मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये दोनों सदनों में अब विशेष बहुमत से साथ ही साथ अगर कोई संघीय व्यवस्था संबंधित है तो आधे राज्यों से क्या है? कॉन्सेंट मिल जाए, उसके बाद में बिल जाएगा किनके पास? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद जाएगा, इसके बाद में राष्ट्रपति के पास से बिल जाएगा। और राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन होता है? मान लो ये बिल राष्ट्रपति के पास चला गया, अब देखा जाएगा कि राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है। जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का है कि वो इस बिल को पास कर दे। इस बिल को क्या कर दे? पास कर दे। और ना तो इस बिल को अपने पास रख सकता और ना ही इसको रिकंसिडरेशन के लिए कि आप पुनर्विचार के लिए भेज दें, ये भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको बिल को पास करना ही करना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति को बिल पास करना ही करना पड़ेगा। वो इसे अपने पास नहीं रख सकता और ना ही क्या कर सकता है, इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ राष्ट्रपति बाध्य है इस बिल को पास करने के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति इस बिल को पास कर देंगे, ये बिल क्या बन जाएगा? संविधान संशोधन बिल। क्या बन जाएगा? संविधान संशोधन क्या बन जाएगा? बिल था, अब क्या बन जाएगा? पहले बिल रहता है, उसके बाद में क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, यानी अधिनियम बन जाएगा। इतनी देर तक क्या चल रहा था? ये बिल चल रहा था, अब क्या बन गया? ये अधिनियम बन गया। कौन सा अधिनियम बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। ये फ्रेंड्स, ये इसकी प्रोसेस है कि ये कैसे बिल, संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। अब देखो इस संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, ये भी तो मेन बात है कि ये जो संविधान संशोधन है ये कितने प्रकार का होता है, यानी इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार है। तो ये जो संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। एक साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत मैंने बता दिया। तीसरा विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति। किसकी? आधे राज्य की कॉन्सेंट, स्वीकृति। ठीक है, यह है 3 प्रकार का संविधान संशोधन। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 368 है वो सिर्फ इन 2 संविधान संशोधन की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 368 इन 2 संविधान संशोधन की बात करता है, एक विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। अब आप कहोगे कि साधारण बहुमत कहाँ से आ गया? साधारण बहुमत संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं, जैसे संविधान का जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें आर्टिकल 1 to 4 दे रखे हैं, जो क्या है? यूनियन और स्टेट, यानी राज्य और इसके, सॉरी संघ और इसके राज्य, या
तो उसमें क्या है, उसमें क्या क्या आर्टिकल, क्या क्या चीजें हैं जो इस संविधान संशोधन के तहत हो सकती है, यानी साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें साधारण बहुमत का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ से एक ज्यादा। मैंने बताया अगर लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में 545 में से मान लो उस समय 400 व्यक्ति बैठे हैं, 400 सांसद बैठे हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग इनमें से 400 ने वोट किया तो आधा कितना हो गया, 200 प्लस 1 कर दो, यानी 201 एमपीज ने, सांसदों ने अगर इस बिल के पक्ष में वोट दे दिया तो ये बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। ये साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब है, ना तो टोटल स्ट्रेंथ से मतलब है, ना कोई विशेष से इसका रिलेशन है, इसका सीधा रिलेशन है प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो बंदे उस समय प्रेजेंट है और उन्होंने वोट किया उसका कितना, आधे से एक ज्यादा, 50% से एक ज्यादा। अब देखो साधारण बहुमत से कौन कौन चीजें हैं जो साधारण बहुमत से हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने बताया संविधान संशोधन का काम किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ संसद के हाथ में। किसके हाथ में है, संसद के हाथ में है, विधानमंडल के हाथ में नहीं है। तो क्या क्या चीजें हैं जो साधारण बहुमत से हो सकती है। मान लो कोई नए राज्य बनाने हैं या नए राज्य को शामिल करना है, नए राज्यों को शामिल करना है, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया, तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ी, ये साधारण बहुमत से हो गया। साधारण बहुमत से यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का आधे से एक ज्यादा। नए राज्य जैसे सिक्किम को शामिल किया, या फिर नए राज्य बनाने हैं, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश से किसको बनाया, आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना, तेलंगाना, तेलंगाना को बनाया, तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ी, ये साधारण बहुमत से हो गया। या किसी राज्य का हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है, यानी नाम परिवर्तन करना है, या फिर सीमाएं बदलनी है। जैसे मान लो एक राजस्थान है, राजस्थान की कुछ सीमा हमें देनी है गुजरात को, और कुछ सीमा देनी है मान लो यूपी को, तो इसमें कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही राज्य से सहमति की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं कि भाई राजस्थान से पूछा जाएगा भाई तेरी सीमा हम काटे कि नहीं काटे, सीमा गुजरात को दे कि नहीं दे, इसमें संसद को ये पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, राजस्थान की सीमा गुजरात को देनी है, संसद को ये अधिकार है, और वे साधारण बहुमत से दे सकती है। यूपी को देनी है, साधारण बहुमत से दे सकती है। या कोई राजस्थान में हरियाणा की सीमा ऐड करनी है तो साधारण बहुमत से ऐड किया जा सकता है। तो ये आ गए साधारण बहुमत में। इसके अलावा और क्या है, मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है या हाई कोर्ट के जज है, इनका पेमेंट बढ़ाना है या कम करना है, या फिर इनको कोई प्रिविलेज ज्यादा देने हैं कम देने हैं, ये संसद अपने हिसाब से कर सकती है, वो भी साधारण बहुमत से, ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। या फिर लोकसभा जो अध्यक्ष है या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के जो सदस्य हैं, उनकी पेमेंट बढ़ानी है कम करनी है, वो सब साधारण बहुमत से हो जाता है। इसमें ना तो राज्य की सहमति की जरूरत होती है, न इसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। साथ ही साथ इसमें मान लो नागरिकता की प्राप्ति की, नागरिकता कैसे दी जाएगी, या नागरिकता को खत्म करना हो या कुछ चेंजेस करना हो इसमें, तो ये भी साधारण बहुमत से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे काफी लंबी लिस्ट है जो साधारण बहुमत से हो सकते हैं। किससे, साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ से एक ज्यादा, यानी 50% से एक ज्यादा अगर वोट इस बिल के पक्ष में आ गया तो बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि इस प्रकार के जो संशोधन है ये सब कहलाएंगे संविधान संशोधन। ये सब क्या कहलाएंगे, ये संविधान संशोधन कहलाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाएंगे। लेकिन किसके तहत नहीं कहलाएंगे, ये आर्टिकल 368 के तहत, इसके तहत नहीं कहलाएंगे। ये जो संशोधन होंगे वो संशोधन तो कहलाएंगे, लेकिन किसके तहत नहीं कहलाएंगे, आर्टिकल 368 के तहत नहीं कहलाएंगे। तो ये फ्रेंड्स ये हो गया साधारण बहुमत। समझ में आ गया, साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन होता है, लेकिन वो क्या नहीं होता है, आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। दूसरी बात है विशेष बहुमत। क्या है, विशेष बहुमत। ये मैंने अभी बताया था विशेष बहुमत क्या होता है, ये मैंने बता दिया। राज्यसभा लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका आधे से एक ज्यादा होना चाहिए, प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उस समय जिस समय बिल लाया जाता है उसकी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनी है उसका क्या 2/3 बहुमत इसमें होना चाहिए, 2/3 वोटिंग इसके फेवर में होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या नहीं है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी, अलग अलग पास होनी चाहिए दोनों सदनों में,
राज्यसभा में अलग पास होना चाहिए, वो भी आधे से अधिक प्लस जो 2/3 है उसके हिसाब से सेम लोकसभा में, और ना ही इनकी ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान है। तो ये हो गया विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत से कौन सी चीजें हैं जो विशेष बहुमत से पास कराई जाएगी, जैसे एक आ गया आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार आ गए, दूसरा आ गया आपका डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्यों की नीति के निर्देशक तत्व हैं। ये दोनों किस्में आते हैं, विशेष बहुमत से पास किया जाता है इनको, ये साधारण बहुमत से पास नहीं किए जा सकते हैं। और तीसरी बात क्या हो जाएगी, तीसरी इसमें वो आ जाती है जो साधारण बहुमत से पास ना हो और इस वाले तीसरे वाले फॉर्म से यानी विशेष प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से पास नहीं हो, वो सब किस्में आ जाएंगी फिर विशेष बहुमत वाले में। अब नेक्स्ट बात है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति किस चाहिए। दो प्रकार आपको समझ में आ गए, साधारण बहुमत नॉर्मल, राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमा बदलना, नए राज्य शामिल करना, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल इनकी वेतन बढ़ाना, ठीक है। विशेष बहुमत में बता दिया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज। अब बात आ गई आपकी कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। अब मैंने इसके बारे में बताया था कि ये प्रोसेस किसमें जो संघीय व्यवस्था है यानी इसमें राज्य भी शामिल हो, राज्य को नाम आ जाए तो समझ लो कि उसमें राज्य भी उससे कंसर्न है, राज्य भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चेंज करनी हो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और इसकी प्रक्रिया में कुछ चेंजेस करना हो, तो आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग संसद है उसके एमपीज भाग लेते हैं, ठीक है, नॉमिनेट को छोड़िए, बाकी जो एमपीज हैं राज्यसभा के एमपी भाग लेते हैं, वो लोकसभा के एमपी भाग लेते हैं, सिर्फ नॉमिनेटेड हैं वो भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, जो जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के विधान परिषद नहीं बोला, उनकी विधानसभाओं के जो एमएलएज हैं वो भाग लेते हैं। साथ ही साथ अगर जो यूनियन टेरिटरीज है जिनमें विधानसभा है उनके एमएलएज भाग लेते हैं, ये आपको पता है। तो इसमें देखो राज्य जुड़े हुए हैं कि नहीं, इससे राज्य जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव और उसकी प्रक्रिया में अगर कुछ चेंज करना है तो क्या होगा, विशेष बहुमत तो चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए, 50% यानी आधे राज्य, टोटल राज्य कितने हैं आपके पास 28, उसका आधा कितना होगा 14 राज्यों से इसकी कॉन्सेंट मिलनी चाहिए यानी स्वीकृति मिलनी चाहिए। और स्वीकृति कैसी होनी चाहिए, साधारण बहुमत, किससे, साधारण बहुमत से। मैंने बताया कैसे, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, आधे से ज्यादा। साधारण बहुमत से अगर 14 राज्यों ने इस बिल को पास कर दिया तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चेंज हो सकती है। इसके अलावा क्या आता है, केंद्र और राज्यों के बीच की जो विधायी शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर है, केंद्र राज्यों के बीच की विधायी शक्तियां, अगर विधायी शक्तियों में अगर कुछ चेंजेस करना है, विधायी शक्तियों का में कुछ विभाजन करना है, केंद्र और राज्यों के बीच की जो लेजिस्लेटिव पावर है, तो देखो राज्य आ गए तो आपको पता है, अगर जिसमें राज्य आ गया उसमें क्या हो जाएगा, विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति। सेम ये प्रोसेस इसमें चाहिए। साथ ही साथ अगर आ गई कि इनकी राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन करना हो तो भी क्या चाहिए, विशेष प्लस आधे राज्यों की। इसके अलावा मान लो अभी आप सुन रहे हो जीएसटी, जो जीएसटी है, जीएसटी की बात आ जाए, जीएसटी काउंसिल की कोई बात आए, जीएसटी काउंसिल में कुछ चेंजेस करना हो तो उसमें भी क्या चाहिए, आधे राज्य और विशेष बहुमत। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है। 7th शेड्यूल में जो चीजें, 7th शेड्यूल किससे जुड़ी हुई है, इसमें क्या क्या है, 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तीनों लिस्ट के जो किसी भी विषय में अगर कुछ चेंजेस करना है तो भी राज्य की क्या चाहिए, सहमति चाहिए, क्योंकि इसमें भी राज्य कनेक्टेड है। साथ ही साथ कि राज्यों में जो केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे रहेगा, यानी लोकसभा में राज्यों की कितनी सीट होगी और राज्यसभा में राज्यों की कितनी सीट होगी, इस सीटों में कुछ चेंजेस करना हो तो भी सेम ये विशेष प्लस आधे राज्यों की क्या चाहिए, स्वीकृति चाहिए। अब लास्ट बात आती है, वो क्या आती है, अब मैंने बता दी ये सब तो है ही है। इसके अलावा मान लो आप एक क्वेश्चन आ जाए आपसे कि जो आर्टिकल 360 एक्ट में कुछ चेंज करना हो, यानी अनुच्छेद 368 में ही कुछ चेंज करना हो तो क्या करेंगे, यानी आर्टिकल 368 खुद में ही चेंजेस करना हो तो फिर क्या करेंगे। तो ये कि कौन सा संशोधन माना जाएगा, आपसे पूछा जाए साधारण बहुमत वाला होगा, विशेष बहुमत होगा या विशेष प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति वाला होगा।
तो देखो ये अगर आ जाए, आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 368 खुद में अगर चेंजेस करना हो तो सेम जो थर्ड वाला क्या है, विशेष बहुमत चाहिए, और साथ ही साथ आधे राज्यों की क्या चाहिए, कॉन्सेंट चाहिए। आधे राज्यों की क्या चाहिए, कॉन्सेंट चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, ये संविधान संशोधन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया तीन प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की कॉन्सेंट। ये तीन प्रकार से संविधान संशोधन होता है। लेकिन पहले वाला जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब मैंने बताया था कि अमेरिका का संविधान कठोर क्यों है, रिजिड क्यों है। देखो अमेरिका में क्या है, अमेरिका के संविधान में क्या है कि अमेरिका का संविधान अगर पास होना हो तो इसके दोनों सदनों में क्या है, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में मिलना ही मिलना चाहिए। साथ ही साथ जैसे अमेरिका में कितने टोटल 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों का 2/3 राज्य, हमारे कितना है, आधे राज्यों की सहमति चाहिए, और यहाँ कितना चाहिए, 2/3 राज्यों की सहमति चाहिए, तब ही संविधान संशोधन हो सकता है, तभी संविधान संशोधन हो सकता है। तो इसीलिए अमेरिका का संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, रिजिड है, यानी कठोर है। अभी तक देखोगे तो आप 1776 यानी 1776 के बाद में देखो, आजाद कब हुआ था अमेरिका, 1776 में, तब से अब तक टोटल ओनली 17 अमेंडमेंट्स हुए हैं। कितने हुए, 17 अमेंडमेंट्स। और हमारे संविधान में देखा जाए तो हमारे संविधान में टोटल कितने हुए हैं, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और बिल कितने बार लाया गया है, लगभग 127 के लगभग है, आई एम नॉट श्योर, बट 127 के लगभग ये बिल लाया गया। और पास कितने बार हुआ, 105 बार। मतलब अब आप देख रहे हो कि लाया गया 127 बार, लेकिन पास कितने बार हुआ, 105 बार। तो इसका मतलब कि बाकी के जो 21 बार है ये बिल क्या हुआ है, रद्द हो गया है, नहीं ये क्या हो गया, टर्न डाउन हो गया, यानी ये बिल पास नहीं हो पाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान इतना हार्ड भी नहीं है, इतना रिजिड भी नहीं है, यानी कठोर भी नहीं है, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, इतना लचीला भी नहीं है कि जब चाहे जो सरकार सत्ता में है अपने मन मुताबिक इसमें चेंज कर दे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संविधान संशोधन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आगे क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।